चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को देखें, सीए इंटर, सीएस इंटर, सीएमए इंटर, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेयर तो करना है डिविडेंड को जब देयर इज़ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी मतलब अपर्याप्त। कैसे लिखते हैं? अपर्याप्त फंड है आपके पास, मतलब प्रॉफिट। आपके पास प्रॉफिट उतना नहीं है जितना आप डिविडेंड देना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी ओरली बता रहा हूँ, अभी सब दिखाऊंगा आपको नोट्स में बना के। जैसे मान लीजिए कि कंपनी डिविडेंड देना चाहती है 100 रुपये, बड़ा अमाउंट लेते हैं ना, 1 करोड़ रुपये कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। लेकिन कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है सिर्फ 70 लाख रुपये। ओके, 100 करोड़ का डिविडेंड देना चाहती है, 70 लाख का प्रॉफिट है, तो बाकी 30 लाख रुपये कहाँ से आएंगे? क्या कंपनी लोन ले ले इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या तरीका है देने का फिर? सर, जो पैसे रिज़र्व में पड़े होते हैं ना, सर रिज़र्व में कौन से पैसे पड़े होते हैं? अरे रिज़र्व में शेयर होल्डर के ही तो पैसे होते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कंपनी ने इस साल कुछ प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट का सारा हिस्सा नहीं बांटती है कंपनी। अरे उसे फ्यूचर में भी तो उसे यूज़ करना है ना, फ्यूचर में उसे एक्सपेंड करना है अपने बिज़नेस को, कुछ भी करना है, पैसे की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। तो इसीलिए कंपनी जितना भी कमाती है वो सारा का सारा पैसा नहीं बांटती है, कुछ पैसा रिज़र्व में रख देती है। रिज़र्व मतलब क्या होता है कि भाई हमने कुछ रिज़र्व बना के रख दिए, ठीक है। हम रियल लाइफ में भी तो यही करते हैं ना, जो कमाते हैं सारा का सारा खर्चा थोड़े ना करते हैं, बचा के रखते हैं ना, वैसे ही कंपनी करती है। तो अगर कभी डिविडेंड देने के चक्कर में, मतलब देते वक्त अगर पैसे की शॉर्टेज हो जाए, तो उस वक्त पैसा उस रिज़र्व से हम उठा सकते हैं। अच्छा सर, समझें। और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाई, बल्कि कंपनी लॉस खड़ी कर दी है। नो प्रॉफिट एट ऑल, कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है। सर कितना लॉस है? मान लीजिए 10 लाख का लॉस है। सर कंपनी अभी भी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये दोनों पे लिखा हुआ है, इनएडिक्वेसी में भी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट में भी। सर अगर प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, तो क्या डिविडेंड देना चाहिए? देखिए, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। हम तो रूल्स पढ़ रहे हैं ना, हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, हम तो एक्ट पढ़ रहे हैं कि देना है या नहीं देना है, और देना है तो कैसे देना है। तो डिविडेंड दिया जा सकता है अगर लॉस भी है तो। कंपनी भले लॉस इनकर कर रही हो फिर भी वो डिविडेंड दे सकती है, या प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट कम है तो भी वो डिविडेंड दे सकती है, रिजर्व से पैसा उठा के। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात तो बताया नहीं आपने कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। तो बोला ना कि ये पॉलिसी की बात है। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो हर साल डिविडेंड बांट रही है, मान लीजिए अचानक उसे लॉस हो जाता है, तो लॉस होने के बाद आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग तो उसे डिविडेंड नहीं देना चाहिए। लेकिन जानते हैं, अगर वो डिविडेंड नहीं देगी ना, तो मार्केट में उसके बारे में एक नेगेटिव इमेज बन जाएगा। उसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो गिरने लगेगी। उसकी जो ब्रांड इमेज है वो कम जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी कम जाएगी, उसकी एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट वो कम जाएगा। एक मार्केट में सेंटिमेंट्स हो जाएगा कि यार कंपनी अच्छी नहीं है, लॉस कर रही है। लॉस तो कर रही है, लेकिन जानते हैं अगर लॉस होने के बाद भी अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो इससे एक पॉजिटिव न्यूज़ जाता है मार्केट में कि अरे भाई, कंपनी भले इस बार लॉस कर दी हो, लेकिन कंपनी के पास इतना पैसा तो है कंपनी के पास कि अभी भी वो डिविडेंड बांट रही है। सोचिए, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, फिर भी डिविडेंड बांट रही है। कंपनी इतनी स्ट्रांग है अंदर से। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें एक फेथ, एक बिलीव होता है, और वो अपने शेयर्स को सोल्ड नहीं करते, और उस चक्कर में मार्केट वैल्यू नहीं गिरती है शेयर्स की।
और जो पोटेंशियल्स इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि भाई इस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है, वो सोचते हैं कि भाई लॉस हुआ तो क्या हुआ, अभी भी कंपनी डिविडेंड बांट रही है, कंपनी स्ट्रांग है, चलो चलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था कुछ रीज़न कि कंपनी लॉस में भी डिविडेंड क्यों बांटती है। अब चलिए अब चलते हैं रूल्स पे, प्रोविजंस पे। आज बुक से पढ़ाऊंगा ना। इन द इवेंट, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि अपर्याप्त आपके पास पैसे हैं, प्रॉफिट हैं, अपर्याप्त प्रॉफिट हैं या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब लॉस है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी साल में, अ कंपनी, ए कंपनी है ना, कोई भी कंपनी, में डिक्लेयर डिविडेंड, अभी भी, देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है, सेल नहीं लिखा है। सेल का मतलब जानते हैं क्या होता है? सेल का मतलब होता है मैंडेटरी, और मे का मतलब होता है नॉट मैंडेटरी। तो कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ दी, दिख रहा है आपको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आउट ऑफ दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ दी प्रीवियस ईयर्स, पुराने सालों में आपने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं और उन प्रॉफिट को जो आप जमा करके रखे हैं ना, एक्यूमुलेट करके रखे हैं, विच, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द फ्री रिजर्व्स। अरे सर, विच वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, विच हैव बीन ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व्स। ये तो साफ साफ हमें ये लग रहा है कि कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पुराने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उससे दे सकती है, जो कि फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है। सर अगर सिर्फ यही लिख देता कि प्रीवियस ईयर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकती है, तो उसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि रिजर्व से दे सकती है। अगर सिर्फ ऐसा ही होता तो फिर इस लाइन को क्यों लिखता, विच हैव बीन ट्रांसफर्ड, इसका क्या मतलब है? मैं आपको ना कॉपी में करके दिखाता हूँ। ये है, दिख रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, प्रीवियस ईयर्स के। अच्छा सर, कंपनी ने जो पहले प्रॉफिट कमाया है उसे जमा करके रखा है। सर जानते हैं इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। सर ये क्या है, ये भी तो रिज़र्व है। जी नहीं, ये रिज़र्व नहीं है। आप लोगों ने अगर मेरा फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, मुझे भी याद नहीं है दोस्तों कि मैंने सोर्सेस ऑफ डिविडेंड जो कौन से क्लास में कराए थे, फर्स्ट या सेकंड, लेकिन दोनों में एक में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर पड़ा हुआ है, ये अगर दिख रहा है, पड़ा हुआ है, और एक दूसरा होता है रिजर्व्स। सर हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात हो रही। ये जो भी रूल है ना, रूल 3 वो इस पर लगता है, इस पर कभी भी रूल 3 नहीं लगता। देखिए एक छोटा सा मैं आपको रिकैप दिखाता हूँ। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में मैंने कहा था कि करेंट ईयर के प्रॉफिट से आपने इस वर्ष जो भी प्रॉफिट कमाए उससे डिविडेंड आप दे दीजिए। दूसरा था प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से, लेकिन ये नॉट रिजर्व, ये रिजर्व नहीं है, दिस इज़ नॉट रिजर्व, ठीक है।
तो आप अगर इससे भी देते हो ना तो भी आपको रूल कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। रूल 3 ज़्यादा जूम हो गया है क्या? इसे कंप्लाई की ज़रूरत नहीं है, इसे कंप्लाई की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के रूप में। सर ऐसा दिखता है क्या? ऐसा बिल्कुल दिखता है। आप अगर किसी कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे ना तो उसमें ये दिखता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी इसे बस चलाते रहती है, आगे बढ़ाते रहती है कि इस साल भी चलो उसे एज इट इज़ छोड़ दो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये 2018 में पड़ा हुआ था। कंपनी फिर 2019 में एज इट इज़ 1 करोड़ रुपये इसे में शो कर रही है, और फिर एज इट इज़ इसमें 1 करोड़ रुपये, या फिर इसमें कुछ ऐड कर दिया और एक्स अमाउंट, ऐसा कर सकती है। तो ये आपको दिखता है, ये रिजर्व नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू फ्री रिजर्व्स। इसका मतलब है कि अगर प्रीवियस ईयर्स के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और उसे अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा, उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। अच्छा, और अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र हो चुका है और उससे हम पैसे उठा रहे हैं तो उस पर ये रूल लागू होगा। अच्छा ठीक है सर, आगे चलो। देखिए लिखा है कि एक्यूमुलेटेड डिविडेंड में बी डिक्लेयर आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व का मतलब पता है आपको? ये देखिए फ्री रिजर्व का मतलब, फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व, सच रिजर्व जो एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हमें ये रिजर्व्स कहाँ दिखते हैं? ये लाइबिलिटी साइड में दिखते हैं ना बैलेंस शीट के। तो वही कह रहा है कि लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, वो नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं, इट मस्ट बी ऑडिटेड। लेटेस्ट जो भी पिछले साल का लेटेस्ट बैलेंस शीट है ऑडिटेड, उसे उठा के देखिए, उसमें जो भी आपका फ्री रिजर्व्स दिख रहा है, फ्री रिजर्व मतलब अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अच्छा सर, लेकिन कौन से वाले अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड? तो ये देखिए ये मैटर करता है कि क्या लिखा हुआ है। अगर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है या फिर जनरल रिजर्व है, सीधी बात बोलूँ, विच इज़ नॉट ए डेडिकेटेड रिजर्व। डेडिकेटेड रिजर्व मतलब दिखाता हूँ आपको बना के। ये है रिजर्व। अब इसमें से ये है CRR। सर CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सर DRR, सर DRR क्या है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इस तरह के जो भी रिजर्व्स होते हैं ना, जो एक्सक्लूसिवली स्पेशली फॉर किसी पर्पस के लिए होते हैं, उसे डेडिकेटेड रिजर्व कहते हैं। और जब उस रिजर्व को किसी खास स्पेशल पर्पस के लिए ऑलरेडी बना दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो किसी और के लिए तो अवेलेबल नहीं है ना, क्योंकि उसे तो स्पेशली उस पर्पस के लिए बनाया गया है और उसका यूज़ होगा तो उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पर होते हैं बाकी के रिजर्व, ये जो रेस्ट रिजर्व्स होते हैं, यही वाले होते हैं फ्री। इसे आप बांट सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इसका आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। ये डेडिकेटेड वाले होते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए हो सकता है। आई थिंक आपको रिज़र्व समझ में आया होगा।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि हाउएवर, जो भी हो, आप भले दे सकते हो, सच डिक्लेरेशन शैल बी सब्जेक्ट टू, अच्छा सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। डिविडेंड देना चाहते हो दे दो डिविडेंड, प्रॉफिट कम है तो रिज़र्व से निकाल के दे दो, फ्री रिज़र्व से। प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, तो भी डिविडेंड देना चाहते हो तो पुराना रिज़र्व से निकाल के दे दो, बशर्ते कि कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को पूरा कर दो। अच्छा, यह है रूल 3। कौन सा रूल 3? रूल 3 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2000, ये 16 है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है उसमें। रूल 3, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रूल्स 2016। इसमें कुछ रूल्स हैं। हाँ सर, रूल्स तो हैं। क्या है वो रूल्स? रूल नंबर 1, जो रेट ऑफ डिविडेंड आप डिक्लेयर करने जा रहे हो, जिस रेट से आप डिविडेंड को डिक्लेयर करने जा रहे हो, मे बी 10%, 15%, 50%, 100%, 500%, जो भी, सेल नॉट एक्सीड, सेल नॉट एक्सीड। ये सेल का मतलब मैंडेटरी, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। जहाँ सेल लिखा होता है बुक में, उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके वायलेशन माना जाता है वो। रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट। अच्छा, एवरेज रेट एट विच डिविडेंड वॉज डिक्लेयर, कभी डिक्लेयर हुआ था बाय द कंपनी इन दी सर इसे क्यों आपने हाईलाइट किया है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। देखिए ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आप जो भी रेट ऑफ डिविडेंड आपने जो भी सोचा है, आपने सोचा, अच्छा, वो लेस देन या इक्वल्स टू एवरेज रेट, एवरेज रेट कौन सा एवरेज रेट? 3 साल का, 3 इयर्स का। अच्छा, 3 साल का। सर कौन से 3 साल का? इमीडिएटली सर, इमीडिएटली कि इमीजिएटली? सर इमीडिएटली, सर इमीजिएटली, इमीजिएटली प्रीसीडिंग। अब मैं ना थोड़ा यहाँ पर फोकस करना चाहूँगा कि ये वर्ड क्यों आया है। देखिए आप लोग ऑलरेडी फाउंडेशन एंट्रेंस पास करके आए हैं, तो इस वर्ड को आपने पहले भी सुना है, पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपनी तरफ से बता दूँ। अब जानते हैं इमीडिएट वर्ड क्यों लिखता है? आपने सुना होगा कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ऐसा आपने पढ़ा होगा। इसमें भी है ना इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का। देखिए अगर ये इमीडिएटली वर्ड का यूज़ ना करे ना,
तो इस बोर्ड में, कंपनी के बोर्ड में जो ये बाबू लोग बैठे होते हैं ना, ये इसी का तो इंतज़ार करते हैं कि भाई कानून जी एक बार आप गलती कर दो, एक बार ऐसे लूप हॉल छोड़ दो, उसके बाद तो हम हैं ही बैंड बजाने के लिए। इतना पढ़ाई लिखाई क्यों की है भाई? देखिए बात तो यही है कि हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा छोड़ो इमीडिएटली प्रीसीडिंग, अगर ये वर्ड नहीं होता ना तो बोर्ड वाले कहते हैं कि कानून जी देखिए आपने कहा है कि पिछले 3 साल का रेट हम, देखिए ध्यान से सुनिए, बोर्ड वाले कहते, कंपनी कहती कि कानून जी देखिए आपने कहा है कि पिछले 3 साल का एवरेज लेना है। कानून कहती कि हाँ यही तो कहा है। अरे लेकिन कौन सा 3 साल का लेना है ये तो आपने नहीं कहा। अच्छा, कानून भी सोचेगी हाँ ये तो हमने क्लैरिफाई नहीं किया था कौन सा लेना है। तो जानते हैं उसके बाद ये बोर्ड वाले अपने अकॉर्डिंग, अपने कंपनी के फ़ायदे के लिए जो उनके फेवर में होगा उस बेस पर 3 साल लेंगे। आपको कह दिया ना कि पिछले 3 साल का, मतलब पहले के 3 साल का रेट लेना है। तो अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना है तो वो पिछले जितने सालों से कंपनी है कोई 3 ऐसा साल लेगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो ज़्यादा रेट हो जाएगा ना, एवरेज रेट। और अगर कंपनी को कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो 3 ऐसे सालों को चुनेगी, सालों मतलब ईयर्स, 3 ऐसे ईयर्स को चुनेगी जिसमें डिविडेंड कम से कम डिक्लेयर हुआ हो, तो एवरेज भी कम हो जाएगा। वो खेलेगी ऐसे ना, इस वर्ड के साथ वो खेलने लगेगी कंपनी। इसीलिए ना लॉ बहुत ही स्पेसिफिकली बता देता है। तो यहाँ पे बता दिया है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल का लेना है। मतलब अगर ये 2021 है तो इसके 3 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा सर? 2020 हो जाएगा, 2019 हो जाएगा, 2018 हो जाएगा। बस इसी का एवरेज लेना है, इसी का एवरेज लेना है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक ले लिया 2010 का, एक ले लिया 2005 का, क्योंकि इसने तो साफ साफ कह दिया ना इमीडिएटली। इसीलिए कानून इस वर्ड का यूज़ करती है कि खेले ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो रेट ऑफ डिविडेंड shall not exceed एवरेज रेट, ज़्यादा जूम हो गया है ना, पिछले 3 साल का। सर जैसे कंपनी चाहती है कि 25% डिविडेंड डिक्लेयर करे, लेकिन पिछले 3 साल का जो रेट निकल रहा है एवरेज रेट, वो मान लीजिए निकल रहा है 20%। तो सवाल है क्या कंपनी 25% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? जवाब है नो। मैक्सिमम कितना कर सकती है ये? मैक्सिमम 20% कर सकती है, क्योंकि पिछले 3 साल का एवरेज तो 20% ही हो रहा है ना। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, अच्छा इसमें एक कंडीशन है, इसमें कि कंडीशन है कि मतलब प्रोविजो है, प्रोवाइडेड। ये जो कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होगी इफ़ कंपनी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड, कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है एनी डिविडेंड। जानते हैं यहाँ पे कन्फ्यूज़न है लोगों को ये वाले पोर्शन पर। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि लोग कमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। इसका क्या मतलब है? देखिए लिखा है ना कि दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई। अगर कंपनी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड, कंपनी ने अगर डिक्लेयर नहीं किया है एनी डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड इन ईच
ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब स्टूडेंट सोचता है कि अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में 1 साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये प्रीसीडिंग की बात हो रही है, ठीक है, ये पिछला। कंपनी ने यहाँ 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यहाँ नहीं किया है, यहाँ 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे लिखा है कि हैज़ नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब हर साल मस्ट बी डिक्लेयर्ड। तो 3 साल का एवरेज लेंगे क्या? नहीं लेंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो लिखा है ना, ईच ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, इसका मतलब है अगर तीनों में इसमें भी 0% था, इसमें भी 0% था, इसमें भी 0% था, अगर ऐसा होता है हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच, अरे सब में ईच ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर सब में किसी में भी, इसमें भी डिक्लेयर नहीं किया, इसमें भी डिक्लेयर नहीं किया, इसमें भी डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर ये जो रूल है अप्लाई नहीं होगा। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ तो इसमें क्या होगा? इसमें एवरेज होगा ना, बिल्कुल 10 + 0 + 10 डिवाइड बाई 3 जितना होता है देख लीजिए। सर अगर इस साल में 5% डिक्लेयर किया था, इसमें नहीं किया, तो कर लो 5 + 0 + 0 डिवाइड बाई 3। सर इस साल कंपनी 10% की, 15% की और 20% की, तो जो भी हो रहा है 10 + 15 + 20 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, जो भी आ रहा है। लेकिन इस साल नहीं किया, मतलब पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं किया, तो फिर रूल नॉट अप्लाइड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चले चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। नीचे दिखेगा नहीं, पेज चेंज कर लेते हैं। मैं बुक से इसीलिए करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लिखने से ना टाइम जाता है और आई थिंक वो बोरिंग लगता होगा। अब ये पॉइंट नंबर बी, द अमाउंट, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन, जो भी आप उठाओगे, अच्छा, फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब कि रिजर्व यहाँ पर उठाओगे, सेल नॉट एक्सीड, देखिए फिर से सेल लिखा है, सेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑफ द कंपनी कहाँ लिखा है सर? अरे एज्यूम्ड है ना। 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, जो कि लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है। इन अदर वर्ड्स, टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अरे सर इतना झमेला क्यों? ये 2 नंबर कहता है कि कितना उठा सकते हो, मैक्सिमम ड्रॉ कितना कर सकते हो फ्रॉम रिजर्व्स, फ्रॉम रिजर्व से कितना उठा सकते हो, फ्री रिजर्व से 1/10 मतलब 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अच्छा, हमें सिखा रहा है। तो ये जो भी होगा अमाउंट, उसका 1/10 लेना है, ठीक है। ये हो गया लिमिट। सर एक बात बताओ, ये जो पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, क्या इसका मतलब है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल? ऐसा मैंने कहा क्या सर? लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पेड अप शेयर कैपिटल लिखा होता है तो पेड अप इक्विटी लेना है कि पेड अप प्रेफरेंस लेना है, क्योंकि देखिए मुझे भी ये कन्फ्यूज़न लगता था।
काफ़ी सालों पहले, इसके बाद खुद से जब रिसर्च किया, एनालाइज़ किया, पूरा डीपली उसे देखा, तब समझ में आया कि यार हम लोग डीपली कभी पढ़ते ही नहीं है, वर्ड्स को कभी समझते ही नहीं है ठीक से। वो वर्ड्स अपने आप में कहानी बयां कर रहे होते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, जो वर्ड्स होते हैं ना कानून में, जो भी लॉ की बुक होती है, वो अपने आप में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही होती है, हम उसे ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है मतलब कि बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। आई थिंक आपको याद रहेगा। सर 30 सेकंड में कोई दूसरा एग्जांपल दो ना। सर जब सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब होता है नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अगर ओनली गवर्नमेंट लिखा होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। हमें ना इस तरह से सोचना पड़ता है दोस्तों, लॉ की बुक में इस तरह से सोचना पड़ता है कि अगर ऐसा करने से ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करने से फिर कैसा होगा, ये है तो ऐसा और नहीं है तो फिर कैसा। तो वैसे ही पेड अप शेयर कैपिटल है मतलब कि बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो हमने 2 पॉइंट्स कर लिए ना। पहला पॉइंट था जो डिविडेंड का रेट आप डिक्लेयर करने वाले हो वो इमीडिएटली पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने किसी में भी मतलब तीनों का तीनों में डिक्लेयर नहीं किया है पिछले 3 सालों में डिविडेंड, तो ये रूल नहीं लगेगा उस पर, वो रेट वाला। और पॉइंट नंबर 2 था कि मैक्सिमम जो आप रिजर्व से पैसे उठा सकते हो वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है सर, कोई एग्जांपल दोगे? देता हूँ ना। मान लीजिए कि पेड अप शेयर कैपिटल ये है 100, और मान लीजिए कि ये है फ्री रिजर्व्स, ये है मान लीजिए कि 500। तो आप कितना पैसे उठा सकते हो रिजर्व से? आप इसी से पैसे उठाओगे ना। कितना? सर अभी तो आपने कहा 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल है 100 और फ्री रिजर्व है 500। कितना हो गया? 600 का 10 60। इतना उठा सकते हो आप। हाँ सर समझ में आ गया, क्वेश्चन में आएगा तो कर लेंगे। अच्छा अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 100, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दिया है 100 और फ्री रिजर्व दिया है 500, ऐसे अगर बाइफर्केट करके दिया है तो कोई बात नहीं। तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या होगा? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स 100 + 100 बराबर 200 पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। और फ्री रिजर्व कितना है? फ्री रिजर्व है 500, ये कितना हो गया? 700। 700 का 1/10 लेना है, कितना हो गया? 70। हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलो, चलते हैं। सर एक बात याद रखना, जो भी पैसे उठाओगे इससे, जो भी पैसे उठाओगे, बड़े गौर से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। आपने जो भी पैसा उठाया, मान लीजिए कि आप 60 रुपये उठाने वाले हो यहाँ से फ्री रिजर्व से, या आप 70 उठाने वाले हो। अब यहाँ आ जाती है आप उठाने वाले थे देखिए मज़ा आएगा। आप उठाने वाले थे, बीच में कानून का हाथ। ओह माय गॉड, हाथ कैसे बनता है? ऐसे क्या? अरे मान लो ना ये हाथ है, अब कंपनी कह रही है कि सर आप जो बोल रहे हो हम वो पूरा कर रहे हैं, फिर क्यों बीच में आते हो, बार बार टांग अड़ाते हो, टांग नहीं हाथ अड़ाते हो, क्यों बार बार आते हो आप? आपने कहा कि 10% लेना है
फ्री रिजर्व्स और जो शेयर कैपिटल है उसका, ठीक है, उसका 10% ही ले रहे हैं ना, वही तो लिमिट है, फिर क्यों आए बीच में। अब कानून कह रही है कि देखो बाबू, ऐसा है, एक तो तुमने अपनी नाकामी दिखाई है करंट ईयर में। सर नाकामी मतलब आपने लॉस खड़ा किया है ना, प्रॉफिट तो कमाया नहीं, तेरी औकात में तो था नहीं प्रॉफिट कमाने की इस साल, पता नहीं कैसे तूने मैनेज किया बिज़नेस को, जो लॉस हो गए। हाँ सर गलती हो गई, लॉस तो हो गए, गलती वलती छोड़ो, लॉस हुई है ना। हाँ सर लॉस तो हुई है। साले तेरे को लॉस हुई है फिर भी तू डिविडेंड देना चाह रहा है। हाँ सर हमारी पॉलिसी थोड़ी ऐसी है कि हम अपना मार्केट जो नाम है वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं। हम